हेलो एवरीवन, मैं हूं इशिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के यूजीसी नेट जून 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंक्लूड रैशनैलिटी, suitable यूनिट्स, कार्डिनल यूटिलिटी, कमोडिटी सैटिस्फाइंग डिफरेंट वांट्स या फिर इंट्रोस्पेक्शन। तो चलिए एक बार सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी मींस क्या है? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी का कंजम्पशन करने पर, किसी गुड का कंजम्पशन करने पर कितना सैटिस्फैक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को, एक पर्सन को, यही क्या होता है? यूटिलिटी होता है। दूसरी बात यहाँ आ गई कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि जब भी कोई प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, यहाँ देखिए आपको एक फोटो दिख रही है, सबसे फेवरेट चीज है खाने की सबके लिए गोलगप्पे। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मान लीजिए कि आप गोलगप्पा कंज्यूम कर रहे हैं, आप गोलगप्पा खा रहे हैं, तो आपने एक गोलगप्पा खाया, फिर आपने दूसरा खाया, फिर आपने तीसरा खाया। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि किसी गुड की एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने पर कितनी यूटिलिटी मिल रही। यानी आपने मान लीजिए कि पहला गोलगप्पा खाया तो आपको कुछ यूटिलिटी मिली होगी, फिर दूसरा गोलगप्पा खाया तो दूसरी यूटिलिटी मिली होगी। तो पहले से दूसरे गोलगप्पे को खाने पर आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, यही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। अब आता है बात कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, यानी कुछ ऐसे assumptions हैं जिनको लिया गया है, वो हम कांस्टेंट रखें या अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, as the amount of goods consumed increases, the marginal utility of those goods tends to diminish। यानी कि other things being unchanged या other things remaining constant, जैसे जैसे हम किसी गुड की कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, जो भी गुड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी कंजम्पशन को, उसके अमाउंट को हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है, कम होती जाती है। इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था गोसेन ने, H.H. गोसेन ने, इसीलिए इसे गोसेन्स फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। चलिए इसको एक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है। यहाँ पे देखिए आपको दिया है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एप्पल, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। यहाँ देखिए टोटल 8 यूनिट का कंजम्पशन किया गया। अब पहली यूनिट को देखते हैं। जब वो पहला एप्पल खाता है, पहली यूनिट खाता है एप्पल की, तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 50, और टोटल यूटिलिटी भी कितनी मिल रही है? 50। अब दूसरी यूनिट जैसे ही कंज्यूम करेगा, उसकी देखिए मार्जिनल यूटिलिटी घट के कितनी हो गई? 40, और टोटल यूटिलिटी क्या हो गई? 90। दैट मींस टोटल यूटिलिटी क्या हो गया? 50 प्लस 40, ये आपका क्या हो गया? 90। नेक्स्ट देखिए जैसे ही तीसरा एप्पल कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी 20 हो रही है। नेक्स्ट देखिए चौथा यूनिट खाने पर 15 मार्जिनल यूटिलिटी है, वहीं टोटल यूटिलिटी क्या है? 125 है। 5 यूनिट खा रहा है एप्पल की, तो 5 उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है, 130 टोटल यूटिलिटी है। जैसे ही देखिए उसने 6th एप्पल खाया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? 0। तो अब पहले इस स्टेज तक अगर हम बात करें तो आपने क्या देखा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं गुड का, उसकी यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब स्टार्टिंग में किसी पर्सन को मान लीजिए भूख लगी है और आप उसको एप्पल खाने को दोगे, तो उसको भूख उस समय ज्यादा लगी है, तो फर्स्ट टाइम में उसको मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी। फिर जब आप उसको सेकेंड एप्पल दोगे, वो सेकेंड एप्पल खाएगा, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेगा, तो पहले से कम यूटिलिटी मिलेगी। जैसे आपकी कोई पसंदीदा मिठाई है, पसंदीदा स्वीट है, अगर आप उसको खाते हो, स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटमेंट रहती है, बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो जब हम शुरू की यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, आपको रसगुल्ला पसंद है, आपने एक रसगुल्ला खाया तो आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, दूसरा खाया उस पहले वाले से कम मिलेगी,
और धीरे धीरे जब आप अपनी यूनिट बढ़ाते जाएंगे, रसगुल्ले का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, तो जो यूटिलिटी है, जो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक समय बाद जब आप खा चुके होंगे एक्सेसिव, फिर भी आपको कोई खिलाने की कोशिश करेगा, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो 0 होगी, और जबरदस्ती खिलाया जाएगा तो वो नेगेटिव में चली जाएगी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 7वीं और 8वीं यूनिट पे क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया। यही चीज आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे लिया यूनिट ऑफ एप्पल को और वाई एक्सिस पे लिया गया है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को। मार्जिनल यूटिलिटी देखिए, पहले यूनिट का कंजम्पशन करने पे 50 थी, दूसरे पे देखिए 40 हुई, तीसरे पे जाते जाते यहाँ पर कम हुई, और यहाँ 6th यूनिट पर ये क्या है, आपकी 0 है, फिर नेगेटिव हो जा रही है। जिस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा, जिस यूनिट पर, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। यहीं अगर हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए mu जब पॉजिटिव है, tu क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, टोटल यूटिलिटी उस समय मैक्सिमम होगा, और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगेगी। अब बात कर लेते हैं क्या क्या अजम्पशंस हैं। जो हमने देखा अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, तो कुछ अजम्पशंस माने गए, वो देखते हैं। सबसे पहला है रैशनल बिहेवियर। रैशनल बिहेवियर मतलब है कि कंज्यूमर को माना गया है विवेकशील। कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। जो भी वो कंजम्पशन करेगा, जो भी गुड वो चूज करेगा, वो सोच समझ कर करेगा, जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। दूसरा है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का जो मेजरमेंट है, ये 2 टर्म्स में इसकी बात की जाती है। एक कार्डिनल मेजरमेंट होता है, एक ऑर्डिनल मेजरमेंट होता है। कार्डिनल मेजरमेंट की बात की है अल्फ्रेड मार्शल ने। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि जो भी यूटिलिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो कंज्यूमर जितना पैसा पे करने को तैयार है, उस बेस पर हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ये मार्शल ने दिया था, कार्डिनल नंबर्स में हम मेजरमेंट कर सकते हैं यूटिलिटी का। थर्ड देखिए, होमोजेनिटी ऑफ गुड्स। जो गुड्स की यूनिट्स हैं वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, क्वालिटी और साइज में चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने एप्पल का एग्जांपल लिया, आपने क्या किया, पहली बार में 1 एप्पल, फर्स्ट में एक पूरा एप्पल खाया, अगली बार में आपने क्या किया, कट करके उसका एक छोटा सा पोर्शन खाया। फर्स्ट टाइम क्वालिटी कुछ और थी, सेकेंड टाइम क्वालिटी कुछ और थी। तो इस तरीके की गुड्स का कंजम्पशन नहीं करना है। गुड्स क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए, चाहे वो साइज में हो चाहे क्वालिटी में हो। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ कंजम्पशन। जो गुड्स का कंजम्पशन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें टाइम गैप नहीं होनी चाहिए। अब आपने एक यूनिट अभी कंज्यूम किया, दूसरी यूनिट 2 घंटे बाद कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंसी ऑफ अदर वेरिएबल। जो अदर फैक्टर्स हैं जो यूटिलिटी को चेंज कर सकते हैं, जैसे टेस्ट है, प्रीफरेंस है, कंज्यूमर की इनकम है, इनको भी कांस्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट है सूटेबल यूनिट्स। जो गुड्स हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं इन स्मॉल यूनिट्स, जिसको हम एक टाइम में कंज्यूम कर सके और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर किया जा सके। नेक्स्ट है नो चेंज इन कंज्यूमर्स मेंटल स्टेट। कंज्यूमर के मेंटल स्टेट में, प्रेफरेंस में या लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में चेंज नहीं आना चाहिए कंजम्पशन के दौरान। दैट मीन्स कि किसी और रीजन से, मेंटल स्टेट में चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए आपकी यूटिलिटी। बस जो हम गुड कंज्यूम कर रहे हैं उसी की वजह से यूटिलिटी में चेंज होना चाहिए। लास्ट है सिंगल कमोडिटी फोकस। ये लॉ कहता है कि कंज्यूमर सिर्फ एट अ टाइम एक गुड की कंजम्पशन पर ही फोकस करता है, विदाउट कंसीडरिंग द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स। दूसरे गुड्स की कंजम्पशन को कंसिडर ना करते हुए सिर्फ एक गुड की एट अ टाइम, एक समय में एक कमोडिटी के कंजम्पशन पर फोकस करता है। चलिए वापस से क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या अजम्पशंस हैं इसमें से मार्जिनल यूटिलिटी के। तो पहला रैशनैलिटी, बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए।
सूटेबल यूनिट्स भी होनी चाहिए, कार्डिनल यूटिलिटी होनी चाहिए, कॉमोडिटी सेटिस्फाइंग डिफरेंट वांट्स। ऐसा नहीं है, कभी हमने देखा ना कि एक समय में एक सिंगल वांट पर फोकस करता है कंज्यूमर। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन, ये भी अजम्पशन नहीं है, तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ए बी सी ओनली, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which has alternative uses। ऑप्शंस हैं मार्शल, पीगू, रॉबिन्स और कीन्स। थर्ड करेक्ट होगा, रॉबिन्स ने ये डेफिनेशन दी है 1935 में। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं लियोनेल रॉबिन्स, जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मेंबर हैं। उन्होंने ये डेफिनेशन दी है कि इकोनॉमिक्स क्या एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करती है ऑन द बेसिस ऑफ एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स। एंड का मतलब यहाँ क्या है, नीड्स है, वहीं स्केयर्स मीन्स का मतलब है फाइनाइट रिसोर्सेज विद मल्टीपल यूजेस। इसका मतलब क्या है, एंड मतलब क्या है कि नीड की बात की जा रही है, और मीन्स क्या है, स्केयर्स है। हमारी जो वांट्स हैं, नीड्स हैं, वो क्या है, अनगिनत हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो लिमिटेड हैं, स्केयर्स हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है हमारी अनगिनत जरूरतों को पूरा करने के लिए। वहीं इन रिसोर्सेज के क्या है, मल्टीपल यूजेस हैं। कोई भी एक मीन्स का इस्तेमाल आप कर रहे हैं अपने एंड या नीड को पूरा करने के लिए, तो उस मीन्स की क्या है, पहली बात वो लिमिटेड है, प्लस क्या है, उसके मल्टीपल यूजेस हैं। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसा तो है नहीं कि किसी एक पर्पस के लिए ही सिर्फ आप यूज करते हैं, वेरियस पर्पसेस के लिए आप यूज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की आपके पास लिमिटेड मात्रा में है, एकदम अनगिनत आपके पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है कि हम जितना चाहें उतना अपने हर यूज पर उसको इस्तेमाल करें। यही चीज इन्होंने यहाँ पर बताई, और रॉबिन्स की इस डेफिनेशन को स्कैरसिटी डेफिनेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें कुछ टर्म्स दिए हैं और लिस्ट 2 में उनकी मीनिंग दी गई है। टर्म में पहला है इनकम इफेक्ट, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तीसरा है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और लास्ट है मार्केट डिमांड शेड्यूल। चलिए मीनिंग पढ़ते हैं। पहला मीनिंग क्या दिया है, अ टेबल शोइंग डिफरेंट टोटल क्वांटिटीज ऑफ अ गुड दैट कंज्यूमर्स are willing and able to buy at various prices over a given period of time। दूसरा है a table showing different quantities of a good that a person is willing and able to buy at a various prices over a given period of time। ऊपर वाले में जो बात कर रहा था वहां कंज्यूमर की बात कर रहा था, यहां अभी बात कर रहा है किसी एक पर्सन की डिमांड की। अगला देखते हैं, the effect of changes in price on quantity demanded by individual arising from consumer switching to or from alternative product। यानी यहाँ क्या बात कह रहा है कि एक कंज्यूमर अगर एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच करता है तो क्या इफेक्ट आता है प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड पर। और लास्ट है द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड अराइजिंग फ्रॉम कंज्यूमर बिकमिंग बेटर और वर्स ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइस चेंज। यहाँ बात क्या हो गई, इनकम की हो गई। सबसे पहला हमारा टर्म भी यहाँ इनकम इफेक्ट दिया है, तो इनकम इफेक्ट का आपका क्या आंसर होगा यहाँ पर, फोर्थ। दैट मीन्स कि अगर किसी गुड की प्राइस कम हो जाती है तो जो कंज्यूमर की इनकम है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट था, उसकी पहले प्राइस 200 रुपए थी, अब वो घट करके क्या हो गई है, 100 रुपए हो गई है। तो पहले मान लीजिए कि आप उस प्रोडक्ट की 10 यूनिट्स को परचेज कर पा रहे थे, अब उसी प्रोडक्ट की आप क्या कर सकते हैं, 20 यूनिट्स को परचेज कर सकते हैं। दैट इज इनकम इफेक्ट, कि प्राइस कम होने से जो इनकम है वो बढ़ रही है। अब इससे फायदा क्या होगा, या तो उसी गुड की ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर ले या खरीद ले, या फिर किसी उसी बचे हुए पैसे को किसी और गुड पर वो खर्च कर सकता है। तो ये आपका इनकम इफेक्ट हो गया। दूसरा देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, तो ठीक ऊपर दिया हुआ है थर्ड वाला,
कि अल्टरनेटिव प्रोडक्ट यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स को कंज्यूम करने पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कंज्यूमर की डिमांड पर, ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। दो गुड्स हैं, टी है, कॉफी है, दोनों क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। कंज्यूमर पहले टी का कंजम्पशन करता था, उसने देखा जैसे ही टी की प्राइस बढ़ गई वो शिफ्ट कहाँ कर गया, कॉफी पे कर गया, क्योंकि कॉफी की प्राइस अभी इंक्रीज नहीं हुई है। तो ये क्या है, आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, यहाँ सेकंड में देखिए हमने क्या देखा था, किसी एक पर्सन की डिमांड की बात की जा रही है जब कि वेरियस प्राइजेस पे कितनी यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है या कितनी यूनिट्स को खरीदेगा, तो ये हम कहाँ दिखाते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में दिखाते हैं। वहीं अगर हम सभी कंज्यूमर्स की अगर हम बात करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो वेरियस प्राइसेस हैं उस पे वो गुड्स को कितना खरीद रहे हैं, तो ये आपका कहाँ आएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल में इसको दिखाया जाता है। तो ऑप्शन कैसे बनेगा आपका 4, 3, 2, 1। तो यहाँ देखिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हेल्ड that both demand and supply were equally important in determining price of a product? ऑप्शंस है पीगू, रॉबिन्स, किन्स और मार्शल। तो यहाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अल्फ्रेड मार्शल ने ये बात बताई है। अल्फ्रेड मार्शल ने इक्विलिब्रियम प्राइस की बात की है। दैट मीन्स कि डिमांड और सप्लाई जहां इंटरैक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर इंटरैक्ट करते हैं वहीं पर प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। इन्होंने सप्लाई और डिमांड को ब्लेड्स ऑफ सिजर्स से कंपेयर किया है, यानी जो साथ में काम करती हैं, साथ में डिटरमाइन करती हैं प्राइस को। डिमांड और सप्लाई जहां पर मीट करती हैं, इंटरैक्ट करती हैं, यही आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, यही मार्शल ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में टर्म्स दिया है, लिस्ट 2 में उनकी मीनिंग दिया है। टर्म्स हैं स्कैरसिटी, कंजम्पशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स और एग्रीगेट डिमांड। मीनिंग्स देखते हैं, पहला है द एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई वांट्स। नेक्स्ट है द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। थर्ड, the excess of human wants over what can actually be produced to fulfill their demands. That means कि जितनी हमारी resources हैं उनसे ज्यादा डिमांड होना। Fourth, branch of economics that studies economic aggregate, the overall level of prices, output and employment in the economy. Studies economy as a whole, जहां पर ओवरऑल प्राइसेस की बात होती है, आउटपुट की बात होती है और एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। तो मीनिंग देखिए, सबसे पहला क्या दिया है, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी यहां आपका देखिए एसोसिएटेड है थर्ड पॉइंट से, जितना प्रोडक्शन हो सकता है उससे ज्यादा डिमांड किया जा रहा है, तो यहां हम इसको क्या कहते हैं, स्कैरसिटी। दूसरा है कंजम्पशन, जो आपका देखिए फर्स्ट पॉइंट से एसोसिएटेड है, द एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई वांट। वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं। थर्ड है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपका देखिए फोर्थ पॉइंट से एसोसिएटेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, इंडिविजुअल की स्टडी करता है, इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल, यानी एग्रीगेट की बात करता है। ओवरऑल इकोनॉमी में क्या लेवल ऑफ प्राइस होगा, आउटपुट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, इसकी बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे एक बात आप याद रख सकते हैं कि जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको यूज किया था या इसको कॉइन किया है रैगनर फ्रिट्ज ने। नेक्स्ट है एग्रीगेट डिमांड, ये आपका किससे एसोसिएटेड है, सेकंड ऑप्शन है द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में टोटल कितना आउटपुट है, टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट जो होगा उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या बना, पहले का थर्ड होगा। पहले का थर्ड यहाँ देखिए 2 में दिया हुआ है, सेकंड में भी दिया है और थर्ड में भी दिया है। दूसरे का क्या है, फर्स्ट। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा
करेक्ट होगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। पहला है टेस्ट एंड डिजायर ऑफ कंज्यूमर्स फॉर अ कमोडिटी, एक्सपेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ बेसिकली क्या बात कर रहा है, डिमांड फंक्शन की बात कर रहा है कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में इनमें हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, इनमें से क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। देख लेते हैं डिमांड फंक्शन क्या क्या है। पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी। डिमांड को सबसे पहले क्या इंपैक्ट करता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी जिस कमोडिटी को हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी प्राइस। जो भी गुड हम कंज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए हम गुड ए कंज्यूम कर रहे हैं तो इसकी प्राइस का इंपैक्ट पड़ेगा इसकी डिमांड पर। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे होते हैं आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इनकी भी प्राइस का इंपैक्ट पड़ेगा आपकी डिमांड पर, कंज्यूमर की डिमांड पर। सब्स्टिट्यूट मतलब एक दूसरे की जगह पर यूज होने वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि टी और कॉफी, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, जो साथ में यूज होते हैं जैसे कि कार और पेट्रोल। नेक्स्ट है कंज्यूमर की इनकम। कंज्यूमर की इनकम का भी उसकी डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये भी दो तरीके के गुड्स होते हैं, इसमें एक होता है आपका नॉर्मल गुड्स और दूसरा होता है आपका इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड होती है वो घटने लगती है। क्यों घटती है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर वो सुपीरियर प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट हो जाता है। अगला है डिमांड को इम्पैक्ट करने के लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जैसे जैसे कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंज होता है, उसकी डिमांड में भी चेंज आता है। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर आज कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज भले ही कोई प्रोडक्ट महंगा मिल रहा हो तो भी वो उसकी डिमांड ज्यादा करेगा। और यही उसको अगर लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो सकता है, तो आज घटी हुई प्राइसेस पर भी वो क्या करेगा, कम डिमांड करेगा। नेक्स्ट है साइज ऑफ पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, डिमांड भी इंक्रीज करेगी। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है अनइवन है, तो उस हिसाब से जो रिच हैं, जिन प्रोडक्ट्स को वो कंज्यूम करते हैं, उसकी डिमांड ज्यादा होगी। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं या डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। क्वेश्चन वापस से देखिए, पहला क्या दिया हुआ है, तो ये तो होगा ही। दूसरा देखिए एक्सपेंसेस दिया है। एक्सपेंसेस की बात कंज्यूमर के नहीं की गई है इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो हमारा यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी दिया था और सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स ही जो है आपके रिलेटेड गुड्स होते हैं। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सपेंसेस, कंज्यूमर कितना खर्चा करेगा, उसका कितना खर्चा आ रहा है, ये डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बोथ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर इन स्ट्रेट लाइन शेप, marginal revenue curve will cut distance between average revenue curve and y-axis in the middle, near to the beginning, near to end, या will not cut anywhere। यहाँ पे देख लेते हैं इसको। यहाँ देखिए, ये आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व है और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दोनों जब स्ट्रेट लाइन में है, मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू और वाई एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कट कहाँ करता है, इन द मिडिल। यहाँ पे देखिए मिडिल में कट कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन ए आर कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व ये है आपका और ये आपका वाई एक्सिस है। तो इन दोनों को अगर आप देखिए तो जो डिस्टेंस है, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू क्या कर रहा है, एवरेज रेवेन्यू को मिडिल में कट कर रहा है। एवरेज रेवेन्यू के बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है कि एवरेज रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होती है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करती है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी देखिए आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है, लेकिन वो एवरेज रेवेन्यू से नीचे होता है, बिलो होता है, क्योंकि जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, जैसा कि हमने देखा है कि बहुत तेजी से वो घटता है। तो जब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होंगे, दोनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो
MR कर्व क्या करता है, एग्जैक्टली क्या होता है, हाफ वे होता है AR और Y एक्सिस की, इसीलिए वो मिडिल से इनको कट करता है। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, मिडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल इंक्लूड्स कॉर्नोट, प्राइस लीडरशिप मॉडल, एजवर्थ, बर्ट्रैंड और मार्केट शेयर मॉडल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल होता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ओलिगोपोली क्या है। ओलिगोपोली क्या है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड्स हैं जो दो वर्ड से बना है, ओलिगिस एंड पोली। ओलिगी का मतलब होता है फ्यू और पोलिन का मतलब होता है टू सेल, दैट मीन्स ओलिगोपोली मीन्स फ्यू सेलर्स। ओलिगोपोली क्या है, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पर कई सारी फर्म्स होती हैं जो कि होमोजेनियस या क्लोज सब्स्टिट्यूट्स को सेल करती हैं और इनके बीच में इंटेंस कंपटीशन पाया जाता है। कल्यूसिव और नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली, तो ये क्या है, ओलिगोपोली का एक टाइप है, कल्यूसिव एंड नॉन कल्यूसिव। ये दो टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है जो इंडस्ट्री के बिहेवियर पर बेस होता है और बताता है कि फर्म जो ओलिगोपोली मार्केट होगा उसमें कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, प्राइस के बेसिस पे, आउटपुट के बेसिस पे या कंपटीशन के बेसिस पे। कल्यूसिव का मतलब क्या है, कल्यूजन करना यानी कि मिल जाना, साथ में आना। जब जो फर्म्स हैं अपने आपस की कंपटीशन को रिड्यूस करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करती हैं, कल्यूजन करती हैं यानी साथ में हाथ मिला लेती हैं। छोटी छोटी फर्म्स अगर अलग अलग रहेंगी तो वो क्या करती हैं, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कंज्यूमर भी बढ़ जाते हैं। तो ये क्या करती हैं, आपस में हाथ मिला लेती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो अपनी तरफ अर्न कर सके। वही नॉन कल्यूसिव का मतलब है कि अलग अलग रहना, आपस की जो राइवलरी है उसको मेंटेन करना। अब कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल कौन कौन सा हो सकता है, सबसे पहले देखिए कार्टेल है। कार्टेल का मतलब कि एक फॉर्मल अग्रीमेंट कॉम्पिटिटिंग फर्म्स जो होती हैं किसी इंडस्ट्री में वो बनाती हैं, जिसके थ्रू वो क्या करती हैं, प्रोडक्शन को लिमिट कर सकती हैं, प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती हैं और अपने जो कलेक्टिव प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करती हैं और आपस की कंपटीशन को क्या करती हैं, वो रिड्यूस करती हैं। दूसरा क्या है, मर्जर। जब दो या दो से अधिक बिजनेसेस क्या करते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, एक बन जाते हैं, तो उसको हम मर्जर कहते हैं। कई कारणों से कर सकते हैं, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई करने के लिए कर सकते हैं या कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए भी मर्जर किया जा सकता है। और मर्जर कई तरीके से हो सकता है, दोनों लोग जो है फ्रेंडली साथ में आ जाएं या फिर सिचुएशन मार्केट की ऐसी बन जाए या एनवायरनमेंट ऐसा बन जाए जिसकी वजह से कोई फर्म जो है मजबूर हो जाए कि अपने आप को सक्सेस करने के लिए, बढ़ाने के लिए उस पर करना पड़े। नेक्स्ट है प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप ज्यादातर वहां दिखाई दिया जाएगा जिसमें एक फर्म क्या होती है, जो लार्जेस्ट होती है, पावरफुल होती है, वो जो इंडस्ट्री होगा उसको क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, वही डिटरमाइन करेगी कि गुड्स और सर्विसेज की क्या प्राइसेस होंगी और बाकी सभी फर्म्स को उसको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल्स। सबसे पहला देखिए है कॉर्नोट मॉडल। कॉर्नोट मॉडल को देखिए दिया है एंटोन अगस्टिन कॉर्नोट ने। इन्होंने 1838 में ये मॉडल दिया है अपनी बुक में जिसका नाम है रिसर्चेस इनटू मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द थ्योरी ऑफ वेल्थ। कॉर्नोट मॉडल में क्या होता है कि जो फर्म्स होते हैं वो compete करते हैं लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दे विल प्रोड्यूस, यानी यहाँ पर वॉर क्या है, क्वांटिटी के बेस पर होता है, राइवलरी क्या है या कंपटीशन क्या है, क्वांटिटी के बेस पर होता है। यानी एक जो फर्म होगी वो डिसीजन जो होगा उसका किस पर बेस्ड होगा कि उसका कॉम्पिटिटर कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। जिस पॉइंट पर जो फर्म्स हैं वो अपने आउटपुट को चेंज नहीं करती हैं प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, उस केस में आपका वहां पर इक्विलिब्रियम आता है। कुछ की फीचर्स देख लीजिए। सबसे पहला क्या है, फर्म डिसाइड्स इट्स आउटपुट लेवल साइमल्टेनियसली। जो फर्म्स हैं वो साइमल्टेनियसली अपने आउटपुट लेवल को डिसाइड करती है। दूसरा, जब एक फर्म अपना आउटपुट डिसाइड करती है तो वो ये अज्यूम करती है, मान के चलती है कि उसका कॉम्पिटिटर अपने आउटपुट को बढ़ाएगा या घटाएगा नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा। यानी दो फर्म्स है, फर्म ए है, फर्म बी है, तो फर्म ए जब अपना आउटपुट डिसाइड करेगी
तो वो ये अज्यूम कर लेगी कि जो B है वो अपने आउटपुट में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा, उसका आउटपुट कांस्टेंट रहेगा। जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। सभी फर्म्स क्या होती हैं, क्वांटिटी को अपने चेंज करती हैं। और एक स्टेबल इक्विलिब्रियम तब आएगा जब एक फर्म क्या करता है, परफेक्ट कंपटीशन से कम लेकिन मोनोपोली से ज्यादा प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मॉडल ज्यादातर एप्लीकेबल होता है आपका टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, जहां पर क्या होता है, फर्म्स कैपेसिटी या आउटपुट डिसाइड करती हैं अपने कॉम्पिटिटर के एक्शन पर। दूसरा है बर्ट्रैंड मॉडल। जोसेफ बर्ट्रैंड ने इस मॉडल को दिया है इन द ईयर 1883। यहाँ पर वॉर किसके बेस पर होगा या राइवलरी किसके बेस पे या कंपटीशन किसके बेस पे है, प्राइस पर है। और इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या किया जाएगा, जो प्राइसेस होंगी वो इक्वल हो जाएंगी मार्जिनल कॉस्ट के। फीचर्स देख लीजिए। सबसे पहला बात यहाँ यही कहा गया है कि फर्म्स क्या करती हैं, प्राइस के बेस पे कॉम्पीट करती हैं। और इस केस में भी क्या होगा कि एक फर्म अगर अपने प्राइस को चेंज करती है तो ये मान के चलती है कि दूसरे अपने प्राइस को क्या करेगा, कांस्टेंट रखेगा या फिक्स रखेगा। और मैक्सिमम इसको क्या किया जाता है, मार्जिनल कॉस्ट जितनी है उस लेवल तक प्राइस को ले जाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, इंडिया में क्या होता है, एयरलाइन इंडस्ट्रीज में आप देखते हैं कि प्राइस को लेकर वो एग्रेसिवली एक दूसरे से compete करते हैं। नेक्स्ट है एजवर्थ मॉडल। एजवर्थ मॉडल ये दिया है फ्रांसिस एजवर्थ ने इन द ईयर 1897 में इन्होंने दिया है इसको। एजवर्थ मॉडल में इन्होंने बताया है कि कोई भी स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होता है। कोई भी एक स्टेबल सिचुएशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं आती है। फर्म्स क्या करती हैं, एक दूसरे के प्राइस को अंडरकट करती जाती हैं, जिसकी वजह से एक साइक्लिकल प्राइस वॉर इन लोगों के बीच में होने लगता है और कोई भी स्टेबल प्राइस नहीं होता है। यानी कि एक फर्म अपने प्राइस को घटाएगी, दूसरे भी उसको देखा देखी प्राइस घटाएगी। एक साइक्लिकल प्राइस वॉर चलता रहता है और कभी भी एक स्टेबल लेवल पर नहीं पहुंच पाते। की फीचर्स देख लीजिए। तो पहला है नो स्टेबल इक्विलिब्रियम इन प्राइस और कंटिन्यूअस प्राइस अंडर कटिंग में फर्म्स लगी रहती है। और ये उन मार्केट्स में ज्यादा मिलता है जहां ज्यादा कंपटीशन और सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंडिया में रिटेल है, रिटेल इंडस्ट्री है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन्स के केस में आप देखिए तो एक साइक्लिकल आपको अग्रेसिव प्राइस कटिंग या प्राइस वॉर देखने को मिलता है। कोई डिस्काउंट देगा तो दूसरा भी डिस्काउंट देगा, एक आदमी प्रमोशनल कोई एक्टिविटी कर रहा है तो दूसरा भी। नेक्स्ट है स्टैकलबर्ग मॉडल। ये स्टैकलबर्ग ने दिया था इन द ईयर 1934। स्टैकलबर्ग का जो मॉडल है, यहाँ पर बात की गई है लीडर और फॉलोवर की। यहाँ आप ध्यान रखेंगे लीडर फॉलोवर मॉडल है ये, जिसमें क्या कहा गया है कि एक लीडर फर्म जो होगी वो एक आउटपुट लेवल पहले डिसाइड कर देगी और जो बाकी फॉलोवर्स होंगे वो अपना आउटपुट लेवल लीडर के डिसीजन के बेस पर अपना डिसाइड करते हैं। यानी कि जो लीडर होगा उसके पास एडवांटेज होगा, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। की फीचर्स देख लीजिए। सीक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वेयर लीडर मूव्स फर्स्ट। लीडर फॉलोवर यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसमें लीडर पहले आगे बढ़ेगा। दैट मीन्स वो पहले आउटपुट डिसाइड करेगा, फिर जो फॉलोवर होगा उसके आउटपुट के बेस पर रिएक्ट करेगा और अपना आउटपुट डिसाइड करेगा। और लीडर को क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, उसको एक एडवांटेज मिल जाता है बाकियों के कंपैरिजन में और ज्यादा प्रॉफिट वो अर्न कर सकता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप कि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मार्केट लीडर कौन है, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी जो कि ज्यादातर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेता है और कॉम्पिटिटर्स उस बेस पर उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है किंग डिमांड कर्व मॉडल। ये आपका 1930-40 के आसपास पॉल स्विजी, हॉल और हिच ने दिया था, इसीलिए इसको हम स्वीजी मॉडल भी कहते हैं। किंग डिमांड कर्व किसकी बात करता है, प्राइस रिजिडिटी की बात करता है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स में। इसमें क्या अज्यूम किया जाता है कि अगर एक फर्म अपनी प्राइस को इंक्रीज करती है तो जो कॉम्पिटिटर है वो अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं करेगा, यानी कॉम्पिटिटर उसको फॉलो नहीं करेगा। ऐसे केस में जो फर्म है वो अपने मार्केट को लूज कर जाएगी, मार्केट शेयर को लूज कर जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में उसके प्राइस ज्यादा है।
लेकिन इसी के विपरीत अगर एक फर्म अपने प्राइस को कम करेगी तो कॉम्पिटिटर भी अपने प्राइस को कट करेगा, प्राइस को कम करेगा, जिसकी वजह से फिर से आपको मार्केट में एक प्राइस वॉर देखने को मिलेगा मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए। की फीचर्स क्या है? डिमांड कर्व क्या होती है? किंग्ड होती है एट अ प्राइस लेवल। ये देखिए जो डिमांड कर्व है यहाँ पर, ये क्या होती है? किंग्ड होती है। दूसरा क्या दिया है? प्राइस इंक्रीज लीड्स टू इलास्टिक डिमांड व्हाइल प्राइस डिक्रीज लीड्स टू इनइलास्टिक डिमांड। रिजल्ट्स इन प्राइस स्टेबिलिटी एज फर्म्स आर रिलक्टेंट टू चेंज प्राइसेस। यानी कि किंग डिमांड कर्व मॉडल में क्या बताया गया है कि प्राइस स्टेबिलिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि फर्म्स क्या है, वो प्राइस को चेंज करने के पीछे पड़ी रहती हैं। अगर एक फर्म प्राइस चेंज करेगी तो कॉम्पिटिटर तुरंत अपना प्राइस चेंज करेगा, इसलिए यहाँ पर आपको प्राइस स्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं इंडिया में जो FMCG है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर है, यहाँ पर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो मेजर कंपनीज हैं, वो प्राइस वॉर्स में नहीं फंसती हैं, यानी प्राइस को ज्यादा चेंज नहीं करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम प्राइस में ज्यादा परिवर्तन करेंगे तो मार्केट शेयर हम अपना लूज कर सकते हैं, एक प्राइस वॉर हमको देखने को मिलेगी। तो वापस से हम अपने क्वेश्चन पर अगर आए तो क्वेश्चन था कि नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल इनमें से कौन कौन सा है। तो पहला देखिए दिया है कॉर्नोट मॉडल, नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल है। दूसरा है प्राइस लीडरशिप मॉडल, नहीं, ये आपका कल्यूसिव ओलिगोपोली का मॉडल है। तीसरा एजवर्थ मॉडल, ये भी नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली का मॉडल है। बर्ट्रैंड, ये भी नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली का मॉडल है। मार्केट शेयर मॉडल नहीं है। यानी कि करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं आपके? A, C और D। यानी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, A, C, D ओनली। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा UGC नेट जून 2024 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।